नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के भूमि राजस्व प्रशासन के बारे में। देखिए, एक हमारी क्लास अकबर पर आ चुकी है और ये दूसरी क्लास है, ठीक है। चूँकि अकबर मध्यकालीन इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहाँ से प्रश्न निश्चित है कि आपका बन जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से कम 2 क्लास रखना ज़रूरी था, ठीक है। अदरवाइज़ फिर कवर नहीं हो पाता और प्रश्न कहीं से पूछ लेता तो आप कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, आपने कवर नहीं किया था। जैसे कि आज हम बात करेंगे अकबर का भूमि राजस्व का प्रशासन देख लेंगे, फिर अकबर के जो 9 रत्न हैं उनको देख लेंगे और फिर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको भी देख लेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम कवर करके आगे हम बढ़ जाएंगे और फिर हम जहांगीर कलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए तीन चीज़ें मैंने बताया ना, हम तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि राजस्व प्रशासन के बारे में, ठीक है, कि आखिर में अकबर के काल में भूमि राजस्व प्रशासन कैसा था, ठीक है। तो देखिए, अकबर के 9 रत्न थे, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखिए कि अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है। 9 रत्न अकबर के, ठीक है। उन्हीं में से एक थे राजा टोडरमल। अब ये मत सोचिएगा कि कहीं के ये राजा थे, इनका मतलब उपाधि इनको मिला था राजा का, ठीक है। राजा टोडरमल, ठीक है। ये क्या थे? तो ये थे वित्त, एक मिनट, ये वित्त मंत्री थे इनके प्रशासन में, वित्त मंत्री, ठीक है। अच्छा, तो इनका क्या क्या योगदान था? तो इनका योगदान ये था कि राजा टोडरमल की सहायता से भूमि कर वसूलने की एक प्रणाली बनाई गई थी, ठीक है, जिसे जब्ती प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक भूमि कर वसूलने की प्रणाली, भूमि कर वसूलने की प्रणाली बनाई गई थी, ये टैक्स है, ठीक है। कर वसूलने की प्रणाली बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता था? जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब्ती प्रणाली किसने बनाया था, तो आपको बताना होगा कि राजा टोडरमल ने, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर बंदोबस्त प्रणाली, बंदोबस्त, एक मिनट, बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है, बंदोबस्त प्रणाली भी थी। और एक दहसाला प्रणाली थी, दहसाला प्रणाली। दहसाला चूँकि नाम से आपको लग रहा होगा कि 10 की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रणालियाँ बनाया था, ठीक है, जिससे कि टैक्स को वसूला जाता था। और भूमि के 10 सालों का इतिहास निकाल करके कानून को क्या करता था कि टैक्स तय करता था और इसे दहसाला प्रणाली कहते थे। जैसे मान लीजिए कि ये 2022 है, ठीक है, 2022 से आप 2032 तक गए, ठीक है। 10 सालों तक मान लीजिए कि ये कोई लैंड है, कोई भूमि है, इसका क्या करेगा, कानून को पूरा सर्वे करेगा 10 साल का और पूरा इतिहास निकाल करके कहेगा कि सर ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पैदावार होती है, तो ऐसा किया जाए कि यहाँ से टैक्स थोड़ा ज़्यादा लिया जाए, ठीक है। तो इसी को कहते थे क्या? दहसाला प्रणाली, याद रखिएगा। और आपसे सीधे पूछा जाएगा प्रश्न एग्जाम में कि जब्ती प्रणाली, बंदोबस्त प्रणाली, दहसाला प्रणाली किसने बनाया था, तो आपको बताना होगा कि ये राजा टोडरमल ने बनाया था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, दहसाला प्रणाली तो मैंने बता दिया, अब इसी पर हम जब्ती प्रणाली भी आपको बता देते हैं कि ज़मीन को नापने के लिए बांस के डंडों में, जिसमें लोहे के छोटे छोटे छल्ले, जैसे कि आप गांव देहात में आप देखते होंगे कि खेत नापने के लिए लेखपाल जो होता है वो जरीब लेके आता है, तो जरीब में आप देखते होंगे कि 10 कड़ी पर एक छोटा सा छल्ला लगा रहता है जो बताता है कि यहाँ पर 10 कड़ी पूरा हो गया है। तो उसी प्रकार से उस समय बांस के डंडों में लोहे के छल्ले लगे रहते थे
और इसी को कहते थे जब्ती प्रणाली। ठीक है, और किसने बनाया था इसको? तो टोडरमल ने बनाया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, बांस के डंडों, बांस के डंडों में लोहे के छल्ले लगे रहते थे कुछ कुछ दूरी पर। ठीक है, और उसी को क्या कहते थे? जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, राजा टोडरमल जो थे ना, ये शेरशाह सूरी के भी दरबार में काम किए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि फिर शेरशाह के बाद आपके सिकंदर आए थे। ठीक है, सिकंदर जिनके साथ सरहिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं का 1555 में। ठीक है, और फिर उसके बाद वो हरा देते हैं और फिर मुगल वंश का स्थापना होता है। फिर हुमायूं 1556 में मर जाते हैं और फिर अकबर के काल में, यानी कि ये बुजुर्ग हो चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये शेरशाह सूरी के भी दरबार में काम कर चुके हैं राजा टोडरमल। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि किसानों से कर लेने के लिए और भी प्रकार था। ठीक है, जैसे कि टैक्स, मतलब किसानों से टैक्स लेने के और भी प्रकार थे। तो कौन कौन से प्रकार थे? तो पहला याद रखिएगा कि गल्ला बख्शी प्रणाली। गल्ला बख्शी प्रणाली ये क्या है? तो ये है, इसमें क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए किसानों ने 100 किलो चावल उगाया। ठीक है, तो होता ये था कि गल्ला पूरा लगा देते थे ये लोग, और गल्ला लगा करके कहते थे कि ऐसा है कि इसमें से 50%, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसान ने 100 किलो उत्पादन किया एक साल में। ठीक है, तो गल्ला बख्शी प्रणाली के तहत आप समझ सकते हैं कि गल्ला मतलब समझ रहे हैं ढेर लगाना। तो 100 किलो इसने अनाज उत्पन्न किया। ठीक है, अच्छा, फिर इस 100 किलो में से क्या होता था कि 50%, यानी कि 50 केजी क्या होता था? सीधे सीधे राजा के खाते में आ जाता था। ठीक है, और ख़ुद इसको मतलब किसान दे देते थे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होता था। ठीक है, और या तो आप नगद में भी दे सकते थे या तो फसल, दोनों में आप दे सकते थे। ठीक है, अगर आपके पैसा अगर हो गया बेच बाच करके इसको गल्ले को, तो पैसा दे दीजिए, नहीं तो फिर गल्ला दे दीजिए, सीधी सी बात है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ हम देखते हैं इसमें क्या था। दूसरा था नशाक प्रणाली। ये क्या है? नशाक प्रणाली ये क्या चीज़ है? तो ये है सर, ऐसा है कि बहुत ही सख्ती प्रणाली से ये कर वसूला जाता था, पहले ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अधिकारी क्या करते थे कि किसानों के पास जा करके सारे कागज़ पत्र उनका एकदम पूरा चेक करते थे। ठीक है, और एक एक चीज़ एकदम खोजबीन करके निकालते थे और तब जा करके कहते थे कैसा है कि हमको 30% इसमें से दे दो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा किसानों को तकलीफ होता था और जो अधिकारी थे उनका भी समय बहुत ज़्यादा लगता था। इसलिए समय को बचाने के लिए सबसे बढ़िया ये होता था कि गल्ला बख्शी प्रणाली को लाया गया और उसमें डायरेक्ट आप क्या करते थे कि आपने फसल काटा और सीधे 50% उसमें से निकाल के दे दिया। ना आप परेशान होंगे ना किसान परेशान होगा। तो इस प्रकार से हमें दो चीज़ों को याद रखना है, दो प्रणाली को, एक गल्ला बख्श प्रणाली, ठीक है, और एक नशाक प्रणाली। ठीक है, नशाक प्रणाली में 30% लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होता था अधिकारी को भी और किसान को भी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि भूमि जो था वो 4 भागों में बटा हुआ था। भूमि 4 भागों में बटी थी। देखिए, मैं सोचता हूँ कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि वीडियो को फिर लंबा बनाना और कम मटेरियल देना मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे दिया जाए, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी बचे। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही टॉपिक, बस जितना मैंने पढ़ाया ना इसी को 1 घंटे में खींच देंगे वो लोग। ठीक है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब आप लोगों का समय कम लगे लेकिन चीज़ें आप लोगों का ज़्यादा तैयार हो। ठीक है, अच्छा,
तो हम बात कर रहे थे कि भूमि को 4 भागों में बांटा हुआ था। तो कौन कौन सा भाग था वो? तो पहला नोट करिए, यहाँ पे दूसरा बनाइए, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। ठीक है, पहला क्या है? तो पोलाज है, पोलाज, पोलाज। ठीक है, पहले हम सबका नाम लिख देते हैं, फिर हम अंतर बता देंगे दोनों में। फिर परौती, पोलाज के बाद परौती, फिर चच्चर, चच्चर नहीं चाचर है ये, चाचर। ठीक है, फिर चौथा बंजर, बंजर। ठीक है, तो पोलाज क्या था? पोलाज एक ऐसे ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी, उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन, उत्पादन, और हर साल होता था ये, हर साल, हर साल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पोलाज में क्या होता था कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था और हर साल उत्पादन होता था। ठीक है, परौती क्या थी? तो परौती में हुआ यूँ कि इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम उत्पादन, परौती में थोड़ा सा कम उत्पादन इसमें होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका 100 किलो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 80 किलो ही होता होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर चाचर में क्या होता था कि बहुत कम उत्पादन होता था, बहुत कम, बहुत कम उत्पादन। ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 30 किलो उत्पादन होता होगा। ठीक है, बहुत कम, और यहाँ पर हर साल होता भी नहीं था, मतलब 2 साल 3 साल पे, मतलब 3 साल आप लिख सकते हैं कि 3 साल पर उत्पादन होता था। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 साल पर, 2 साल। ठीक है, और बंजर जो था, बंजर तो आप समझ ही गए होंगे, ये उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं, ये उपजाऊ नहीं होती थी। ठीक है, और यहाँ पर वही 4 साल 5 साल में मतलब थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भूमि को 4 भागों में बांटा, पोलाज, परौत, चाचर और बंजर। पोलाज जिसमें सबसे बढ़िया उत्पादन होता था, और परौती यानी कि थोड़ा सा कम उत्पादन, चाचर बहुत कम उत्पादन, और बंजर तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भूमि को 4 भागों में बांट के हमने देख लिया। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि पोलाज किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी अकबर के शासनकाल में, तो आपको बताना होगा कि सर ये बहुत बढ़िया भूमि होता था। बंजर तो कोई बता देगा, लेकिन पोलाज व परौती में आदमी फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, वैसे तो मतलब अकबर का जो मतलब रिलेशन था वो राजपूतों से बहुत बढ़िया था। ठीक है, लेकिन वही बात है कि भाई सबको आप खुश कर नहीं सकते हैं, तो कुछ इसमें से राजपूत जो हुआ करते थे वो इससे थोड़ा खफा होते थे। ठीक है, लेकिन अकबर चूँकि बहुत सहिष्णु मतलब शासक थे, तो इनका कहना ये था कि ऐसा है कि आप लोगों के यहाँ मैं आकर के शासन नहीं करूँगा, बस आप लोग इतना कह दीजिए कि हाँ सर, हम आपके अंडर में काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप मुग़ल का मतलब झंडा जो है फहरा सकते हैं, लेकिन शासन हम ही लोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे राजपूत मान भी गए इस बात को लेकर के, लेकिन एक ऐसे राजपूत थे जो नहीं माने, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3-4 स्टार बना लीजिए, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो राजा मान सिंह, राजा मान सिंह वर्सेस कौन है? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अभी आप ये सोचेंगे कि अभी तो आप अकबर की बात कर रहे थे, तो फिर ये राजा मान सिंह कहाँ से आ गए? अरे भाई, ये राजा मान सिंह जो है ना, ये अकबर का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अकबर के साइड से ही लड़ रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए अकबर। अरे भाई, आप खुद सोचिए कि इतने बड़े साम्राज्य का जो मतलब राजा जो है, वो कोई ज़रूरी है कि हर युद्ध में जा कर के लड़ेगा खुद? भाई उसके इतने सैनिक, इतने अधिकारी हुआ करते थे कि वो जा कर के उसकी तरफ से लड़ते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से
अब इसको ध्यान में रखिएगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में जो हुआ था, वो राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट क्या था कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हो रहा था, और इसमें जो जीत होती है वो अकबर यानी कि राजा मान सिंह की जीत हो जाती है। ठीक है, जीत गए, ये जीत गए। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध मैंने बता दिया किसके किसके बीच हुआ था और कौन जीता था, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था कि जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। लेकिन अकबर जब आएंगे तो जजिया कर को अकबर 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 को इसीलिए महान कहा जाता था। अकबर ने जजिया जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुस्लिम सब समझ सकते हैं कि हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, बस वो मुसलमान नहीं होंगे। जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर वहीं जब हम औरंगजेब को जब पढ़ेंगे तो फिर वो औरंगजेब लेकर के आ जाएगा इसको, जजिया कर को। ठीक है, तो देखिए जितने सहिष्णु हैं वो लोग तो मतलब इसको ख़त्म करेंगे, और जितने क्रूर हैं सब, वो सब के सब इसको लगाएंगे। अरे भाई, औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि उसने फादर को ही अपने मतलब बंदी बना लिया था। वो हम आगे देखेंगे, बहुत जल्द उसकी कहानी शुरू होने वाली है। ठीक है, लेकिन हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर 1575 में ये मतलब पूछा जाता है, ये 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना बनवाया था। क्या था ये इबादत खाना, तो इसमें पूजा होता था। आप ये कह सकते हैं कि इबादत खाना जो था ये पूजा घर था। पूजा घर, ऐसे आप याद रखिएगा इसको, इबादत खाना जो था वो पूजा घर था। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें सभी धर्म, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब के सब सभी लोगों का इसमें स्वागत होता था। ठीक है, और किसी भी धर्म को सर्वोपरि नहीं माना जाता था। सभी धर्म जो थे वो बराबर थे। ठीक है, और इसमें मतलब ऐसा नहीं था कि मुसलमान को बढ़ावा देना है, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना है, चाहे हिंदू धर्म को नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि जो धर्मगुरु जो थे वो अपने धर्म का प्रचार भी करते थे। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं तो अपना प्रचार कर रहे हैं, हिंदू हैं तो अपना प्रचार कर रहे हैं, मतलब किसी को कोई रोक टोक नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इबादत खाना 1575 में बनवाया गया था अकबर के द्वारा, और इबादत खाना क्या था, तो पूजा घर था। सभी धर्मों का इसमें स्वागत था। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। एक पेज पर हम ऐसा करेंगे कि 3 को हम लिखेंगे। ठीक है, तो अबू फजल पहला नाम याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। अच्छा, तो ये क्या थे भाई, अकबर के हम 9 रत्नों को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 9 रत्नों में अगर इनका नाम है तो जरूर कुछ ना कुछ इनकी मतलब महानता होगी। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अकबर की आत्मकथा को लिखा था, जिसका नाम क्या था, अकबरनामा। अकबरनामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कि अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, और कितने साल में लिखा था, तो 7 साल लग गए थे इनको लिखने में, 7 साल। ठीक है, अबुल फजल हो गया। दूसरा हम देखते हैं फैजी। ये क्या थे, तो ये थे पंचतंत्र रामायण और महाभारत को इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रामायण और महाभारत। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद।
फारसी अनुवाद, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो आपको बताना होगा कि फैजी ने किया था। ठीक है, तीसरा देखते हैं टोडरमल। टोडरमल के बारे में हमने देख ही लिया है। टोडरमल, बस इतना याद रखिएगा कि ये वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर अगले पेज पे हम देख लेते हैं चौथा है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान के पुत्र, ये वही बैरम खान है जिन्होंने पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1556 में, तो हुमायूं को मार के ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, और ये वही बैरम खान है जो कि अकबर के अंगरक्षक हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हीं का बेटा ये अब्दुल रहीम खाने खाना, याद रखिएगा। पांचवा देखते हैं, पांचवा है तानसेन। नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका जो वास्तविक जो नाम था वो था राम तनु पांडे। राम तनु पांडे इनका नाम था, और ये क्या थे, तो महान संगीतज्ञ। कहा जाता है कि जब ये गाना गाते थे तो पानी भी बरसता था। अब पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, तो वही लोग जानते होंगे। ठीक है, मान सिंह। मान सिंह के बारे में भी हमने देखा है अभी। ठीक है, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था अकबर की तरफ से और महाराणा प्रताप को हराया था 1576 में। ठीक है, सॉरी 1500, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ही था। ठीक है, मान सिंह सेना प्रमुख, सेना प्रमुख थे ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर अब आखिरी के तीन हम देख लेते हैं, तो फ़कीर अजीजुद्दीन। सातवां है फ़कीर अजीउद्दीन। ठीक है, इनका नाम याद रखिए, और एक और नाम है, इसको भी याद रखिए, आठवां मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, इन दोनों को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों थे ना, ये अकबर के जासूस थे। अकबर के जासूस, यानी कि जो भी जासूस जो प्रणाली था उसको ये लोग हेल्ड किया करते थे। ये लोग इन लोगों के देख रेख में सब कुछ होता था। तो फ़कीर अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अंतिम नौवां क्या है, बीरबल। बीरबल अकबर के नवरत्नों में ये भी शुमार थे। बीरबल, नाम क्या था इनका वास्तविक नाम, पूछा जाता है, महेश दास। महेश दास। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और ये एक गायक भी थे और कवि भी थे, और संस्कृत, पर्शियन और हिंदी भाषाओं का इनको ज्ञान भी था। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गायक हो गया, और कवि भी थे ये, और संस्कृत भाषा का जानकारी भी था इनको, संस्कृत, इसीलिए इनको कहते हैं कि बीरबल उनके नवरत्नों में से भी काफ़ी खास थे। ठीक है, संस्कृत, पर्शियन। ठीक है, पर्शियन हो गया, और हिंदी भाषाओं का इनको ज्ञान था। ठीक है, और ऐसा बताया जाता है कि अकबर कह रहे हैं, बीरबल की जो मृत्यु जो हुई थी, ठीक है, अकबर ही कह रहे थे, सॉरी थोड़ा सा दिमाग से उतर जा रहा है। तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी, ऐसा बताया जाता है कि भूख न लगने की वजह से इनका मृत्यु हो गया था, और इसका जो कारण था ना सबसे बड़ा, वो इनका ही लड़का था जहांगीर। वो हम आगे देखेंगे, जो कि हमारी कल जो क्लास स्टार्ट होगी वो जहांगीर पर ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो गया, 2-3 मिनट, बट लंबा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कितनी चीज़ों को सीखा ये भी तो सोचिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।